नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत ने आज एक तरीके का कीर्तिमान स्थापित कर लिया। ये कीर्तिमान क्या है? कीर्तिमान है वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जंग में बड़ा हथियार बने कोरोना वायरस टीकाकरण में भारत ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 महीने में 100 करोड़ के टीकाकरण पर बधाई देने के साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बड़े अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में स्थापित कोरोना वायरस टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे। वहां उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों से मुलाकात करने के साथ ही उनका अनुभव भी जाना है कि इस दौरान उन्हें किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या उनका अनुभव रहा है। भारत में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सरस्वती शिशु मंदिर में जाकर वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा लिया। उन्होंने वहां पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित किया है। तो ये कुछ आंकड़े आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे, जिनमें से पहली डोज कितने लोगों को लग चुकी है, कितनी डोज दूसरे लोगों को लग चुकी है, दूसरी डोज कितने लोगों को लग चुकी है। तो वहीं 9 महीने के अंदर ये जो उपलब्धि हासिल हुई है उसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही है। आपको बता दें कि 12% जो योगदान है सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। आज इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच के रूप में तो वैक्सीनेशन महाअभियान कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 9 महीने के अंदर किस तरीके से उपलब्धि हासिल की है। देश ने 1 अरब वैक्सीनेशन हो चुका है। 100 करोड़ यानी कि 1 अरब। यूपी में देश का 12% वैक्सीनेशन हुआ है। वहीं संपूर्ण भारत में मात्र 9 महीने के अंदर 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आज जेपी नड्डा का गाजियाबाद में दौरा था, लेकिन जेपी नड्डा पहुंच नहीं सके क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पांडे और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गाजियाबाद के अलग अलग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स का निरीक्षण किया, जिसमें मुख्य रूप से कैलाश मानसरोवर भवन में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण हुआ है और जिसके बाद आईटीएस कॉलेज मोहन नगर में धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं 100 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन होने और रात दिन मेहनत करने वाले कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मानित भी किया गया है। पूरी दुनिया जूझ रही थी, उस समय आदरणीय मोदी जी ने 125 करोड़ वासियों को बचाने का काम किया और युद्ध जैसा पूरी ताकत को झोंक दिया। चाहे जल सेना हो, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, वैक्सीन ऑक्सीजन के लिए और रेलवे ऑक्सीजन के लिए, मतलब रेल से भी। इस प्रकार का युद्ध जिस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे थे देश को बचाने के लिए, वहीं सपा बसपा कांग्रेस इस वैक्सीन का मजाक उड़ा रहे थे। वहीं सपा बसपा ये भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन कर रहे थे। ऐतिहासिक दिन है। अभी कुछ समय पहले भारत में हम 100 करोड़ क्रॉस कर गए टीकाकरण का। याद करिए, 1.5 साल पहले न केवल भारत में विरोधियों ने टिप्पणी देते थे, दुनिया में भी विश्वास नहीं था कि भारत ये कर पाएगी। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के वजह से ये संभव हुआ है और हमारे लाखों कोरोना वॉरियर्स जो जान खतरे में डालकर ये प्रयास किए, उनके लिए ये संभव हुआ है। और आज हम ये मना रहे हैं, ये एक माइलस्टोन, और भी आगे जाना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकरण का योजना है। उत्तर प्रदेश में 9 महीने के अंदर 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो कराया गया है, उसको लेकर आज गाजियाबाद में एक जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ ओम नमः शिवाय का जाप किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये उपलब्धि है हिंदुस्तान के लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना वायरस जैसी बीमारी से एक मुक्ति पाई है। जेपी नड्डा आज आने वाले थे लेकिन उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, लेकिन उसके मुकाबले वहां उनके बदले में स्वतंत्र देव सिंह और बहुत सारे लोग यहाँ आने वाले हैं जो उत्साह वर्धन करेंगे। हमारे साथ कैलाश मानसरोवर के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। हम
हम उनसे जानेंगे कि यहाँ कब से कैंप चल रहा था और क्या क्या घटनाएं यहाँ देखने को मिली और क्या सफलता यहाँ हासिल हुई अब तक। सर, आपका स्वागत है जनता टीवी में। ये वस्तुतः जो यहाँ पर कैंप शुरू हुआ था, ये अब जैसे ही कोरोना का अप्रैल में हुआ था तो बहुत, जब चारों तरफ त्राही त्राही मच रही थी, उस समय यहाँ हुआ। इसके लिए धन्यवाद है आदरणीय मोदी जी के शिव संकल्प को, योगी जी के हृदय के उस संकल्प को, जिसको उन्होंने संभवतः ऐसा लिया होगा कि दिवाली से पहले हमें देश में कम से कम 100 करोड़ की संख्या को पार करना है। आज दिवाली से पहले हम पार कर रहे हैं। इसके लिए जहां आभार है नरेंद्र मोदी जी का, शिव योगी आदित्यनाथ जी का, साथ साथ ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारी जो कैलाश मानसरोवर निष्काम सेवा समिति की जो टीम है, उनको भी आभार है, साधुवाद है। पंकज जी, कैलाश मानसरोवर में बहुत अहम भूमिका रही है रीता बहुगुणा जोशी सांसद जी का। आज यहाँ 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो भगवान भोले बाबा शिव शंकर को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है। जैसे हमारे आदरणीय गुरुजी ने कहा है कि मोदी जी ने, ये एक आज महापर्व है क्योंकि इसको पूरा राष्ट्र मना रहा है। दिवाली, ईद हर कोई अलग अलग मनाता है, लेकिन जो वैक्सीनेशन का जो ये पर्व हुआ है, इसे पूरा देश मिलके मना रहा है। और जैसे कि हमारे गुरुजी ने कहा कि भोले बाबा की इतनी कृपा रही है कि हमें और हमारी टीम को किसी भी कार्य को करने में कोई कठिनाई नहीं आई। तो वहीं लखनऊ में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक गढ़ गंगा मेला को लेकर के इस वर्ष आयोजित किए जाने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिए हैं। निर्देश दिए हैं कि मेले को भव्य रूप से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जाए। सीएम योगी यूपी गृह विभाग ने मेले के आयोजन को अनुमति दे दी है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी है लखनऊ से। लखनऊ में आयोजित होता है गढ़ मुक्तेश्वर धाम में ये मेला आयोजित होता है, जिसको लेकर परमिशन मिल चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखा दी है और लेकिन साथ में ये भी कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ पुलिस लाइंस में शोक परेड की सलामी ली। उन्होंने बलिदानी 4 पुलिसकर्मियों के परिवारजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस कल्याण से जुड़ी घोषणाएं भी की हैं। इस अवसर पर डीजीपी मुकुल गोयल और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी भी मौजूद रहे। पुलिस स्मृति दिवस परेड की सलामी लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 4 बलिदानी पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित करते भी नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को उनके कल्याण से जुड़ी घोषणाएं करते हुए उन्हें आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इस दौरान प्रशस्ति पत्र दिया पुलिसकर्मियों को। पौष्टिक आहार भत्ते में 25% बढ़ोतरी की घोषणा करी है। इसके साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाए जाने को लेकर मुख्य आरक्षी और आरक्षी को सीयूजी सिम और सालाना 2000 रुपए मोबाइल भत्ता प्रदान किए जाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस कर्मियों की इन सुविधाओं को ध्यान में रख करके कुछ निर्णय किए हैं। खासतौर पर पौष्टिक आहार भत्ता हेतु निरीक्षक, उप निरीक्षक, लिपिक संवर्ग, मुख्य आरक्षी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के लिए उनके पौष्टिक आहार भत्ते में 25% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मोबाइल सिम में बढ़ोतरी और सिम भत्ता प्रदान किए जाने का भी प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने, विभिन्न घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने व घटनास्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने के दृष्टिगत आरक्षी, मुख्य आरक्षी तक के कर्मियों को मोबाइल सिम उपलब्ध कराया जाना और इस दृष्टि से वार्षिक उन सभी कर्मियों को वार्षिक रूप से 2000 रुपये सिम भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। तो वहीं पुलिस स्मृति दिवस पर हमारे संवाददाता ने डीजीपी मुकुल गोयल से खास बातचीत की, देखिए। आज स्मृति दिवस का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री कुछ देर पहले यहाँ संबोधन देने के लिए हमारे साथ डीजीपी मुकुल गोयल जी हैं। सर, आज डीजीपी पहुंचे, स्मृति दिवस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन हम उन सभी शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने इस वर्ष के दौरान
जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी थी कर्तव्य की वेदी पे। तो एक सॉलम ओकेजन है और उसी में हम लोग शुक्रगुजार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कि वो यहाँ पर आए और शहीद कर्मियों के लिए घोषणाएं भी की उन्होंने और उनको नमन भी किया। सर बड़ी बात है घटना को लेकर, जो आगरा की घटना को लेकर बताया जा रहा था कि जो पुलिसकर्मी है उन पर कार्रवाई की गई, तो ये चोरी के मामले में कार्रवाई हुई है या फिर जो कस्टोडियल डेथ है उसको लेकर कार्रवाई की गई? कस्टोडियल डेथ के जो आरोप है उनके बारे में जो कल कार्रवाई हुई है, चोरी के बारे में तो कार्रवाई पहले हो चुकी है। देखिए ये मुकुल गोयल थे, इनका कहना है कि जो पुलिसकर्मी हैं जिनकी शहादत को लेकर आज ये दिवस मनाया जाता है और उसमें मुख्यमंत्री पहुंचे थे और कई बड़ी घोषणाएं की हैं यहाँ पर, तो माना जा रहा है। और दूसरी तरफ आगरा की घटना को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो दोषी पुलिसकर्मी थे उन पर कार्रवाई की गई और आगे भी जांच प्रचलित है। कैमरा पर्सन अमन के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने नेशनल हाईवे 24 खोल दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत सहित किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईओवर के नीचे की सर्विस रोड वाले हिस्से को खोला, जो कि रोड गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाती है। किसानों ने सबसे पहले इसी रास्ते को रोका था। अब किसान सिर्फ ऊपर फ्लाईओवर वाले हिस्से पर बैठे रहेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार किसान संगठनों को रोड ब्लॉक करने को लेकर फटकार लगाई जाती रही है, जिसके कारण अब सर्विस रोड को खोला जा रहा है। तो वहीं राकेश टिकैत का ये भी कहना रहा, हमने कहा रास्ता रोक रखा है, पुलिस ने रास्ता रोक रखा है, हम पूरा रास्ता खोलेंगे, दिल्ली जाएंगे, हमने तो दिल्ली जाना है। कहाँ रास्ता रोक रखा? हमने ये दिखाया है कि ये जो रोक रखा है ये पुलिस ने रोक रखा। जो यहाँ पे लगे हुए थे हमने वैसा हटा लिए। अब यहाँ को गाड़ी निकल सकती है, गाड़ी आएगी तो यहाँ को निकलेगी, वो सीधी यहाँ आकर रुकेगी बैरिकेटिंग पे। तो सिर्फ गाड़ियां रहेंगी या ट्रैक्टर भी शामिल है? पहले आओ तो कोई, और जब संयुक्त मोर्चा तय करेगा हमको कहाँ जाना है वहाँ चले जाएंगे। अरे ये दिखाने के लिए कि कहाँ रुक रहा, पुलिस ने रोक रखा, इसमें क्या लिख रहा? दिल्ली पुलिस लिख रहा, किसान यूनियन लिख रहा, ये बैरिकेटिंग पे ये देखो। अरे हाँ हमने तो खोल रखा, ये लिख रहा। हट जाओ भाई, हटाइए। ये क्या लिख रहा, ये क्या लिख रहा, ये जो लिख रहा, हट जाओ भाई। ये दिल्ली पुलिस, ये ईडी, ये यहाँ का डिस्ट्रिक्ट, ये 9 नंबर बैरिकेटिंग है। ये देखो, ये रहा दिल्ली पुलिस का। तो ये किसानों का तो है नहीं भाई। तो हैदर अली जुड़े हुए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, गाजियाबाद बॉर्डर से। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस समय गाजियाबाद में हैदर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर हो गया है, सुप्रीम सुनवाई हो चुकी है, अब गेम किसानों के पाले में है। देखिए पूजा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि आपको धरना देने का अधिकार है लेकिन रास्ता रोकने का अधिकार नहीं। तो जो राकेश टिकैत के द्वारा इस बैरिकेडिंग से पहले जो भी पंडाल बनाए गए थे, जो भी ट्रैक्टर लगाए गए थे, उनको हटा दिया गया। और यहाँ पर खासकर मेरे पीछे आपको दिखाना चाहूंगा, ये बैरिकेडिंग है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से है। यहाँ पर ये दिल्ली पुलिस को बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि वो आकर इस रास्ते को खोलें और हम सीधा दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं और हम दिल्ली जाकर ही रुकेंगे। और सीधा सीधा उनकी चेतावनी ये उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान रहे हैं, इसलिए हमने हम रास्ता कोई रोका ही नहीं था, हम तो चाहते थे दिल्ली जाना। ठीक है हैदर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी और मेरे ख्याल में जो तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं इस वक्त वो भी ये समझना चाहेंगे। राकेश टिकैत से आपकी बातचीत हुई होगी, राकेश टिकैत का मन क्या कह रहा है? वो दिल्ली का रुख करेंगे या फिर सिर्फ ऊपरी पोर्शन में वो बैठ करके धरना प्रदर्शन करने वाले हैं? क्या उनका मन है? देखिए पूजा, अगर उनके मन की बात की जाए तो उनका सीधा सीधा कहना यह है कि जैसे ही बैरिकेडिंग दिल्ली की तरफ से हटेगी तो वो दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने बातचीत में ये भी बताया था कि वो संसद भवन भी जा सकते हैं, रामलीला ग्राउंड भी जा सकते हैं, और जो बड़े नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े पद पे मौजूद हैं, जिन्होंने इस वार्ता को असफल करा था, उनके यहाँ भी धरना दे सकते हैं बाहर जाकर। ठीक है, सिचुएशंस कब तक क्लियर होने की आशंका है हैदर? क्योंकि तंबू तो उखड़ने लगे हैं और ये कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए पूजा, जो एक मेन रास्ता ये सर्विस रोड का था, इसमें सिर्फ तंबू ही हटाया गया है, बाकी इसके अलावा सब चीज बांस जो बल्लियां हैं वो ऐसी की ऐसी लगी हुई है। इससे पहले जहां वो पहले एक किलोमीटर दूर का रास्ता है वो भी रोका गया है, अभी वो भी नहीं खोला गया है। सीधा सीधा राकेश टिकैत का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद
हम रास्ता अपनी तरफ से खोल लेंगे, लेकिन दिल्ली खोले। अगर दिल्ली इस रास्ते को खोल देती है तो फिर कहीं ना कहीं किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उनके लिए ग्रीन सिग्नल है। बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को वाराणसी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह वाराणसी में आम आदमी पार्टी की ओर से निकाली जा रही तिरंगा संकल्प यात्रा का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें बिना परमिशन रैली करने से मना किया। जब वो अपनी बात पर अड़े तो पुलिस ने उनको वहां से नजरबंद कर लिया, हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि यूपी प्रभारी संजय सिंह को 18 दिन के अंदर दूसरी बार पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पहले उनको लखीमपुर जाते समय हिरासत में लिया गया था, सीतापुर में। तो हिरासत में ले जाने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद राज्यसभा के सभापति से उन्होंने अपील करी, पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, माननीय सभापति महोदय, मुझे भारी पुलिस बल के साथ शिवपुर वाराणसी में अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कृपया तुरंत हस्तक्षेप कीजिए। ऑर्डर मिले तो ऑर्डर किसी आधार, किसी कानून के तहत मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह हिरासत में लिए गए हैं। वाराणसी में बिना परमिशन तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह इस समय हिरासत में है और उनकी सीधी अपील की जान को कुछ भी हो सकता है, क्या इसी तरीके के हालात हैं कि उनकी जान को कुछ भी हो सकता है क्या? देखिए पूजा, जो इस तरीके की बातें आई हैं, ट्वीट करके संजय सिंह ने सभापति से अपील की है, ऐसी कोई फिलहाल स्थिति नहीं है। पुलिस ने उन्हें शांति व्यवस्था कायम करते हुए पुलिस ने उनको सजेस्ट किया है कि वाराणसी में अगर परमिशन नहीं मिला है तो तिरंगा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, जिसको लेकर संजय सिंह द्वारा लगातार बहस की गई और घंटों बहस के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेकर शांति व्यवस्था लागू करते हुए पुलिस उन्हें शिवपुर थाने ले गई, जहां कार्यकर्ताओं की भीड़ जब इकट्ठा होने लगी तो पुलिस वज्रवाहन द्वारा उन्हें पुलिस लाइन लाई और शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस द्वारा कोऑपरेट किया गया मामले को। और संजय सिंह की जो अपील है, संजय सिंह लगातार जो विरोधाभास की बात कर रहे हैं, यहाँ तिरंगा यात्रा न निकालने से सरकार डर गई है, तमाम तरीके की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो ये चीजें हैं वो कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि जिला प्रशासन जो परमिशन नहीं दिया तो तिरंगा यात्रा कहाँ से निकलेगी। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुबह तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो पा रही थी कि आखिरकार ये नोकझोंक हुई क्यों। तिरंगा यात्रा की परमिशन नहीं थी, तिरंगा यात्रा निकालने पहुंच गए साहब, और फिर क्या हुआ, पुलिस ने उठा लिया, हिरासत में रख लिया। हिरासत में लेने के बाद कह रहे हैं हमारी जान को आफत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सुबह उत्तराखंड का रुख किया, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का दौरा किया है, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। शाह ने करीबन 2 घंटे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के बाद अमित शाह ने कहा, मैंने तबाही के हालात देखे। भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिलने के बाद उत्तराखंड के आपदा से कम नुकसान हुआ है। अमित शाह आपदा प्रभावित स्थानों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद जॉली ग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर भी पहुंचे। इसके बाद वो राज्य अतिथि गृह पहुंचे, जहां शाह ने अधिकारियों के साथ में बैठक करी है, उन्हें दिशा निर्देश भी दिया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री माफ कीजिएगा अजय भट्ट भी मौजूद रहे, अनिल बलूनी मौजूद थे, उत्तराखंड के सभी मंत्री इस दौरान मौजूद थे। हवाई सर्वेक्षण की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह के पहुंचने की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ में किस तरीके से बारिश से पहाड़ पर हाहाकार मचा हुआ है उसके कुछ आपको तथ्य जानने को मिलेंगे टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। अजीत कांबोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव देहरादून से। अजीत, मीटिंग चल रही थी तमाम अधिकारियों के साथ में अमित शाह की, मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकल करके आया है, क्योंकि इस समय उत्तराखंड जिन हालातों से जूझ रहा है, ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज है रिमोट एरियाज जहां पर यात्री फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए, सुरक्षित निकाला जाए, ताकि जान माल का जो नुकसान है उसको कमतर किया जा सके। अजीत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि आपसे संपर्क साधा जा सके, क्योंकि ये सवाल भी जरूरी है और ये खबर भी बेहद जरूरी है। गृह मंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है, साथ में तमाम जो मंत्री विधायक नेता हैं उनके साथ में बैठक हुई है। सुरक्षा राज्य मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे, अनिल बलूनी थे, साथ में मुख्य सचिव भी मौजूद हैं। इस पूरे सर्वेक्षण के दौरान, इस पूरे निरीक्षण के दौरान
करीब से हालातों को देखा है, बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ में यहाँ पर गृह मंत्री बोलते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने जो तबाही का मंजर है उसको बहुत करीब से देखा है और वाकई में केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के साथ खड़ी है। एयरपोर्ट में गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ में बातचीत भी इस दौरान की है। मुझे पूरा भरोसा है। अजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, सवाल मैंने आपसे पूछा था, जवाब आप पूरा कर लें। अजीत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया है कि उन्हें पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। वो अपने गृह प्रदेश उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित लोगों की सेवा करने और कुछ महीने बाद होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात के दौरान रावत ने अपनी इच्छा भी उन्हें अवगत कराई थी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रावत ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, मैं आज एक बड़ी ऊहापोह से उबर पाया हूं। एक तरफ जन्मभूमि के लिए मेरा कर्तव्य है तो दूसरी तरफ कर्मभूमि पंजाब के लिए मेरी सेवाएं। स्थिति जटिल हो रही है क्योंकि ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं दोनों जगह व्यक्ति को पूर्ण समय देना पड़ेगा। तो वहीं बारिश के बाद बुधवार को मौसम खुलने से तीर्थयात्रियों ने अब राहत की सांस लेना शुरू कर दिया। केदारनाथ जाने के लिए तीर्थयात्री कई पड़ावों में रुके हुए हैं। जैसे ही मौसम साफ हुआ तीर्थयात्री सोनप्रयाग पहुंचने लगे हैं और केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान भी किया है। बुधवार को सुबह प्रशासन की ओर से 12,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा गया। तो वहीं इस दौरान रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के बीच में हाईवे की कई जगहों पर यात्रियों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी बाबा केदार के दर्शन किए थे। अब तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये इसी दौरान की तस्वीरें हैं। मामला थोड़ा सा गुलजार नजर आ रहा होगा लेकिन संकट अभी टला नहीं है क्योंकि पहाड़ों में बारिश की जो आहट है वो अभी भी बरकरार है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। पहाड़ है, सब कुछ अप्रत्याशित होता है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।